अरमान जैसे ही कैफ और सायरा के साथ खंडहर से बाहर आया, अगले ही पल तेज हवा का झोंका आया और वही बूढ़ी औरत उनके सामने प्रकट हो गई। उस बूढ़ी औरत ने किताब को कुछ विशिष्ट नजरों से देखा। उसकी आंखों में विचित्र चमक थी। तो आखिरकार तुमने इस किताब को हासिल कर ही लिया। लाओ, अब इसे मुझे दे दो। मैं तुम्हें वो मंत्र बताती हूँ जिससे महक का अंत किया जा सकता है। अरमान को न जाने क्यों बूढ़ी औरत का ये हाव भाव कुछ विचित्र सा लगा। जब मैंने इस किताब को उठाया तब उसमें से जिन प्रकट हुआ। उसने मुझसे कहा था कि तुम इस किताब को कोई भी जिन छू नहीं सकता, केवल वही इंसान इसे छू सकता है जिसने अपनी जिंदगी में बहुत दर्द देखा हो। तो तुम इसे हाथ कैसे लगा सकती हो? ये बात तब तक सही थी जब तक ये किताब उस तय कहानी में पड़ी थी, अपनी जगह पर। लेकिन जब तुमने उसे उठाया तो इसकी सारी पाबंदियां टूट गई। अब इसे कोई भी जिन छू सकता है। अब इसे मुझे दे दो। अरमान कुछ कहने ही वाला था कि तभी सायरा उसकी ओर मुड़कर बोली, तुम इस नुरानी जिन की बातें क्यों नहीं मानते? किताब को इसे दे दो ताकि हमें मंत्र मिल जाए और महक का अंत हो सके। अरमान, इस किताब को इसे दे दो, जल्दी करो। अरमान अभी तक कुछ नहीं कह पाया था कि सायरा ने झपट कर किताब उसके हाथ से छीन कर सीधे बूढ़ी औरत को दे दी। तुमने ये क्या किया? मैं देने ही वाला था, इतनी जल्दी क्यों? अरमान का सवाल अधूरा ही रह गया। सायरा अजीब अंदाज में जोर से हंसने लगी। अगले ही पल सायरा की आंखें बिल्ली की तरह चमकने लगी। अरमान उसे देखकर कांप गया। सायरा, तुम्हें क्या हो रहा है? तभी कैफ की आंखें भी उसी तरह चमकने लगी और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे। वाकई इंसान बहुत बेवकूफ होते हैं अरमान, कितनी जल्दी बातों में आ जाते हैं। तुम ये क्या कह रही हो सायरा? तो क्या तुम इंसान नहीं हो? नहीं, मैं और कैफ कभी इंसान थे ही नहीं। अगले ही पल कैफ और सायरा दोनों के चेहरे अचानक विकृत होने लगे, बेहद भयानक शक्ल में बदल गए। अरमान बिजली की रफ्तार से पीछे हट गया और बूढ़ी औरत अब उससे एक अलग ही नजरों से घूर रही थी। सच बताओ, क्या तुम वाकई अच्छाई के लिए काम कर रही हो? क्या तुमने सच में महक का अंत करने के लिए इस किताब का जिक्र किया था? तभी अरमान के कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा। अरमान ने पलटकर देखा तो पीछे महक खड़ी थी। उसे देखकर अरमान बुरी तरह चौंक गया। चौंको मत अरमान। इतना कहकर महक बूढ़ी औरत से बोली, अब अपने असली रूप में आ जाओ। महक के इतना कहते ही बूढ़ी औरत एक चमकती रोशनी के साथ बदलने लगी और अगले ही पल एक बेहद खूबसूरत जवान लड़की में बदल गई। अरमान बुरी तरह से हैरान रह गया। घबराओ मत, अब तक ये जो भी कर रही थी वो मेरे ही इशारे पर था। ये कोई और नहीं, मेरी बहन खुशबू है। अरमान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो धीरे धीरे उस लड़की को देखने लगा और अब बूढ़ी औरत वो नहीं थी बल्कि खुशबू थी। तुम हमेशा से अकेले ही थे अरमान, तुम्हारे साथ कोई इंसान कभी था ही नहीं। महक बिल्कुल सही कह रही है, मैं उसी की बहन हूँ। अरमान डरते हुए पीछे हट गया। क्या है इस किताब में? इस किताब के जरिए हम तुम्हारी दुनिया में हुकूमत कर सकते हैं। इस किताब से हम बेहद ताकतवर बन सकते हैं। इस किताब में ऐसा कोई मंत्र नहीं लिखा जिससे मेरा अंत किया जा सके। ये सब हमने सिर्फ तुम्हें बहकाने के लिए किया था। अरमान अब न बोल पा रहा था न हिल पा रहा था, क्योंकि अब सामने जो सच था वो उसकी हर सोच, हर विश्वास से परे था। अरमान के चारों ओर अंधेरा और धोखे की धुंध घिर चुकी थी। क्या तुम्हें लगता है कैफ और सायरा तुम्हारी जिंदगी में यूं ही आ गए? याद है ना, सुनसान रात में कैफ तुम्हें अचानक मिला था। वो भी एक जिन था जो हमारे लिए काम करता है। सायरा भी कोई इंसान नहीं थी अरमान, वो भी एक जिन है। अरमान का चेहरा पसीने से भीग गया। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम हमेशा से अकेले थे। याद है तुम्हारा जंगल के रास्ते से जाना और तुम्हें उस जंगल में रहस्यमय घर का मिलना, तुम्हें अचानक से प्यास लगना और तुम्हारे कदम उसे जंगल में बने हुए घर की तरफ खींचे चले जाना। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि हमारी योजना का एक हिस्सा था। तुम मुझे सचमुच मोहब्बत कर रहे थे अरमान, लेकिन तुम नहीं जानते कि एक जिन्नाती से मोहब्बत की है तुमने। तुम हमेशा मेरे लिए तुम इस किताब तक पहुंचाने का एक जरिया थे। अरमान अब कांप रहा था।
महक की आंखों में जीत की वहशत थी। जब पहली बार मैं तुम्हें अपनी दुनिया में लेकर गई तब मुझे पता था कि तुम पीर बाबा से मिल चुके हो और तुम्हारे पास वो तावीज है जो तुम्हें हमारी दुनिया से बाहर निकाल सकता है। महक अब एक एक बात को खोल रही थी और अरमान की जमीन खिसकती जा रही थी। हम तुम्हें केवल अकेला करना चाहते थे, दुखों में डुबो देना चाहते थे, ताकि तुम बिना किसी झिझक के इस किताब को छू सको। साहिरा और कैफ को मैंने तुम्हारे पीछे छोड़ा ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि तुम अकेले नहीं हो, लेकिन सच यही है, तुम हमेशा से अकेले ही थे, क्योंकि तुम कभी इंसानों के बीच थे ही नहीं। अरमान ने चारों ओर देखा, वो सब जिन्न थे, वो अकेला इंसान था। इतना बड़ा धोखा तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों की? अरमान का स्वर दर्द से भरा हुआ था, लेकिन उसकी बात अभी पूरी नहीं हो पाई थी। अचानक महक और खुशबू का चेहरा विकराल हो गया। बहन, अब देर मत करो, आज की रात हमारे लिए कीमती है। किताब मेरे हाथ में है, तो उसका खून निकाल, मैं मंत्र पढ़ती हूँ, अगली सुबह हमारी होगी। क्यों उनका विश्वास था। खुशबू ने किताब को खोला और मंत्र पढ़ने वाली ही थी कि तभी तेज हवा की सरसराहट के साथ अचानक एक बहुत तेज आंधी उठी और उस आंधी के बीच एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हो गया। वो अरमान के लिए अजनबी था, लेकिन उसके चेहरे से रोशनी फूट रही थी, नूर से भरा हुआ चेहरा, और उसकी आंखों में शांति। अगले ही पल कुछ चमका, उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक चांदी का खंजर प्रकट हो गया। उसने बिना एक शब्द बोले अरमान का हाथ थाम लिया, और जैसे ही अरमान ने उसकी हथेली को छुआ, अगले ही पल अरमान के पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई। हर ओर घूमता हुआ अंधेरा छा गया। जब अरमान ने अपनी आंखें खोली तो वो कहीं और था, किसी दूसरी जगह, किसी दूसरी जमीन पर। अरमान ने जैसे ही उस बूढ़े व्यक्ति को देखा, उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। कौन हो तुम? मैं पीर बाबा का शागिर्द हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। पीर बाबा तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तुम भी कोई जिन हो, मुझे जो बहकाने आए हो। नहीं अरमान, यकीन करो मेरी बात का, मैं वाकई पीर बाबा का शागिर्द हूँ। उन्हें पहले से एहसास था कि महक एक बहुत शक्तिशाली जिद्दात से है और एक दिन वो उन पर हमला करेगी। पीर बाबा को यकीन था कि वो शायद उसका सामना ना कर पाएंगे। अरमान अब ध्यान से सुन रहा था। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में कोई झूठ नहीं था। उन्होंने मुझसे कहा था, अगर मैं कभी हार गया तो महक जरूर अरमान को जिन्नातों की बस्ती में ले जाएगी, तब तुम मेरा अधूरा काम पूरा करना। अरमान की आंखें अब नम हो चुकी थी। तो फिर इसका अंत कैसे किया जा सकता है? इस खंजर से अपनी जान ले लो अरमान, क्योंकि अब तुमने उस किताब को छू लिया है। तुम जैसे ही मरोगे वो किताब अपनी जगह लौट जाएगी और महक, खुशबू, कैफ, सायरा सब जलकर राख हो जाएंगे। इसकी बातों में मत आओ अरमान। देखा, इसका कहना ही इस बात का सबूत है कि मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन याद रखो अरमान, अगर तुमने अब फैसला नहीं लिया तो या तो ये तुम्हें मार डालेंगे या फिर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक ना खत्म होने वाला डर बन जाएगी। अरमान गहरी सोच में डूब गया। उसने आंखें बंद की और उसकी आंखों में अपनी माँ, पिता, पत्नी और दोस्तों की शक्ल घूम गई। अचानक अरमान ने आंखें खोली। उसने खंजर बूढ़े व्यक्ति के हाथ से ले लिया। शायद एक जिनजादी से प्यार करने का यही अंजाम होता है। और अगले ही पल अरमान ने वो चांदी का खंजर अपने गले पर चला दिया। जैसे ही अरमान के शरीर से खून गिरा, किताब अचानक हवा में गायब हो गई। उसी पल महक, खुशबू, कैफ और सायरा के शरीर में आग लग गई। वो भी चीखने लगे, तड़पने लगे और अगले ही पल जलकर राख हो गए। बुराई चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई के एक छोटे से बलिदान से हार जाती है। कुछ देर के बाद अरमान का शरीर भी जलकर राख हो गया। बूढ़े व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। मुझे माफ करना अरमान, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें बचा सकता था, लेकिन तुम्हारे जिंदा रहने से कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तुम कभी भी सामान्य जिंदगी नहीं जी पाते। इसलिए
अंत यही होना था। फिर वो बूढ़ा भी गायब हो गया। जिंदगी के हर मोड़ पर जो अकेला हो उसे प्यार सबसे खतरनाक जाल लगता है, और जब वो जाल जिंदगी मोहब्बत से बुना गया हो तो उस जाल से निकल पाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती। दिन ढल गया था। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। हालांकि मुखिया भानु प्रताप के बेटे के ब्याह को महीना भर बीतने को आया था, लेकिन मुखिया की बड़ी सी हवेली अब भी रोशनी से नहाई नजर आ रही थी। क्योंकि ऋतुराज मुखिया का एक लौता बेटा था, इसलिए मुखिया और उसकी पत्नी रेवती जश्न के किसी मौके से चूकना नहीं चाहते थे। आधी रात का वक्त था। अचानक ही नई दुल्हन रश्मि जोर जोर से खांसने लगती है। रश्मि, क्या हो रहा है तुम्हें? अचानक से क्यों इतना खांसने लगी? ऋतुराज ने रश्मि को पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन रश्मि खांसते खांसते बेदम हुए जा रही थी। ऐसा लगता था उसके गले में कुछ फंस गया हो। ऋतुराज को कुछ समझ नहीं आया, तो उसने अपने माँ और बाबूजी को आनन फानन में अपने कमरे में बुला लिया। क्या हुआ बहू? रात तक तो तुम बिल्कुल ठीक थी, अच्छी खासी खाना खाकर सोई थी, अचानक क्या हो गया तुम्हें? रश्मि का पूरा चेहरा नीला पड़ चुका था। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। तुम रुको, हम अभी हनुमान बाबा के मंदिर से लाया हुआ जल पिलाते हैं। बाबा ने चाहा तो बहू रानी एकदम ठीक हो जाएंगी। रेवती मंदिर में से एक पानी की बोतल निकालती है और 2 बूंद पानी बहू रश्मि के मुंह में डाल देती है। 2 बूंद पानी मुंह में जाते ही रश्मि की आंखें खून की तरह लाल होने लगती है और वो उल्टी करना शुरू कर देती है। रश्मि की उल्टी में सिर्फ राख ही राख निकलती हुई दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर घर में सभी लोग हैरान थे। उल्टी करने के बाद बहू रश्मि कुछ शांत हो गई थी। ये क्या हो रहा है बहू को? ऐसा क्या खाया था इसने जो इसकी ऐसी हालत हो गई? पिताजी, इसको थोड़ा सर दर्द था, इसलिए इसका खाना मैं कमरे में ही ले आया था। इसने वही सब खाया जो हमने खाया। वो देखिए, इसकी थाली अभी भी कमरे में ही रखी हुई है। ऋतुराज थाली के पास जाकर देखता है। बचे हुए भोजन में भयंकर दुर्गंध उठ रही थी और कीड़े रेंग रहे थे। छी पिताजी, इस थाली में तो कीड़े रेंग रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? कुछ तो गड़बड़ जरूर है जी। पिछले कई दिन से लगातार घर के आंगन में बिल्ली के रोने की आवाज सुनाई दे रही है। चाहे जितना भगाओ उस मनहूस को, लेकिन कमबख्त ऐसा लगता है जैसे हमारे दरवाजे पर बैठकर ही रोने को आती है। इतना ही नहीं, हर रोज हमारे घर दूध फट जाता है। दूध का फटना कोई अच्छा शगुन नहीं होता। अरे भाग्यवान, तुम चुप करो। कौन से जमाने की बातें लेकर बैठ गई हो? थोड़ा सावधानी रखोगी तो कल से दूध नहीं फटेगा। आपको क्या लग रहा है 25 सालों तक गृहस्थी चलाने के बाद अब मैं अचानक से इतनी लापरवाह हो गई कि रोज मेरी गलती से दूध फटने लगा? आप मानो ना मानो, मेरी अम्मा कहती थी दूध और पूत एक समान होते हैं। रोज रोज दूध का फटना और उसमें से भयंकर दुर्गंध का उठना, इसका मतलब घर के बच्चों पर कुछ न कुछ संकट जरूर है। आधी रात का वक्त है, किसी तरह ये रात बिताओ, कल देखते हैं। हमसे जो बन पाएगा वो करेंगे, घबराओ नहीं। रेवती, मुखिया और ऋतुराज सभी लोग मिलकर ये निर्णय लेते हैं कि आज की रात रेवती भी ऋतुराज के साथ उसी कमरे में रुकेगी। मुखिया अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। देर रात गए बेटे की चीखों की आवाज सुनकर रेवती की नींद टूटती है। सामने का नजारा देखकर उसके पांवों के तले जमीन खिसक जाती है। रेवती ने देखा उसकी बहू रश्मि के लंबे काले बाल भयानक तरीके से उसके चेहरे पर फैले हुए हैं, जिनमें से उसका चेहरा मुश्किल से ही नजर आ रहा था। बहू के मुंह से बेतहासा लार चू रही थी और वो ऋतुराज के सीने के ऊपर चढ़ी बैठी हुई दोहरी आवाज में गुर्रा रही थी। उसके हाथ में गिलास का एक टूटा हुआ टुकड़ा था, जिसे वो ऋतुराज को सीने में घोंपने की कोशिश कर रही थी। रश्मि, ये क्या कर रही हो तुम? अरे वो पति है तुम्हारा, क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने? क्यों मेरे बेटे की जान लेना चाहती हो? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो उसे। रेवती की बात सुनकर रश्मि गुर्राते हुए मुड़कर रेवती की ओर देखती है। छोड़ दूं? याद है ना, प्यार की सजा सिर्फ मौत होती है। तेरे बेटे ने अपराध किया है, अब उसे सजा भी तो देनी होगी ना। ये क्या बक रही हो? रश्मि, होश में आओ।
रश्मि नहीं, कमला हूँ मैं। नाम तो याद है ना मेरा, या मैं याद दिलाऊं? अपनी नई नवेली बहू के मुंह से कमला का नाम सुनकर रेवती को मानो लकवा सा मार गया था। कुछ पलों तक वो अपने स्थान पर सन्न से खड़ी रहती है। उसके बाद वो चीखते हुए नीचे की ओर भागती है। सुनते हैं, अनर्थ हो गया। लौट आई है वो वापस आ गई। अब हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। पत्नी की चीख को सुनकर मुखिया दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आता है। अरे क्या हुआ? कौन वापस आ गई? हुआ क्या है तुम्हें? अरे इतना घबराई हुई क्यों हो? वो कमला वापस आ गई। मैंने अपनी आंखों से उसे देखा। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। मेरे बेटे की जान खतरे में है। अरे होश में आओ। कौन कमला? वो वापस कैसे आ सकती है? तुम्हें पता नहीं, सालों पहले मर चुकी है वो। जानती हूँ, सब जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि उसकी मौत कैसे हुई। इसीलिए तो डर रही हूँ कि अब मेरे बेटे की जान खतरे में है। 30 साल पहले। भाभी साहब, ये लाल चुनरी ओढ़कर आईने में खुद को देखकर बड़ा इतरा रही हैं। विधवा हो आप, और विधवा को ये लाल रंग शोभा नहीं देता। ये रुपेश की दी हुई लाल चुनरी है। ये मेरा भाग्य बदलेगी। अब एकादशी के दिन ब्याह है मेरा। इसी लाल चुनरी को ओढ़कर 7 फेरे लूंगी, और फिर ये मनहूस सफेद रंग हमेशा के लिए दूर हो जाएगा मुझसे। फिर कोई मुझे मनहूस ना कहेगा, कोई मुझे रंगों से दूर ना करेगा। मैं भी खुलकर जीऊंगी। क्या कहा? शादी? हम मारवाड़ी लोगों के लिए हमारे मान सम्मान से बढ़कर कुछ ना होवे है। भूलो मत, मारी भाभी सा हो आप। भाई साहब चाहे इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन आप आज भी इस घर की बहू हो। अपनी जिंदगी में रंग भरने का अधिकार सबको होता है। मुझे स्वीकार ना है ये विधवा वाला जीवन। मैंने तो आपके बेटे का मुंह भी नहीं देखा मासा। इधर मेरी डोली उठी और उधर आपके बेटे की अर्थी उठ गई। मुझे बताओ, मैं किस गलती की सजा भुगतूं सारी उम्र? मैं अपना जीवन फिर से गुलजार करना चाहती हूँ। बहुत प्यार करे हैं वो रुपेश मने। मुझसे शादी का वादा किया है उसने। कहता है अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा मुझे। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ूं, मुझे जाने दो। मैं कभी मुड़ के ना देखूंगी इस घर की तरफ। मुझे आप लोगों से कुछ ना चाहिए। मैंने कहा था ना पिताजी, ये पतंग अब आसमान में उड़ रही है। मुंह की कही बात इसकी समझ में नहीं आएगी। इसकी तो डोर ही काटनी पड़ेगी। कान खोलकर सुन लो भाभी साहब, हमारे खानदान में प्यार की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। हमने तो यही चाहा कि आप सारी उम्र आराम से हमारे घर में हमारे खानदान की इज्जत बनकर रहो, लेकिन आपको ये इज्जत राजकोनी नहीं आई। कमला चीखती चिल्लाती रही, लेकिन भानु प्रताप, उसके माँ बाप और दूर खिड़की से झांकती रेवती, किसी ने भी कमला के ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं किया। सबसे पहले कमला के मुंह में एक कपड़ा ठूसा गया और उसके बाद रस्सी से मजबूती से उसके हाथ पैर बांध दिए गए। अंत में फांसी का फंदा पंखे से लटकाकर उसे फंदे से लटका दिया गया। मरने से पहले कमला के हाथों से ही भानु प्रताप ने एक चिट्ठी लिखवाई, जिसमें कमला ने आत्महत्या करने की बात कबूली और लिखा कि वो अपने पति के गम में अपनी जान दे रही है। गांव में भानु प्रताप के परिवार का दबदबा था। किसी ने भी विधवा कमला की मौत पर प्रश्न खड़ा नहीं किया। सबको ये मौत स्वाभाविक लगी और कुछ ही दिनों में सभी लोग कमला को भूल गए। 30 बरस का लंबा समय बीत गया और भानु प्रताप का बेटा ऋतुराज आज के समय में रश्मि से प्रेम करने लगा। बेटे की पसंद को मान देते हुए भानु प्रताप और रेवती ने उसकी शादी धूमधाम से रश्मि के साथ कर दी। भानु प्रताप और रेवती ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका अतीत इस तरह से अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। आज के दिन ऋतुराज, बेटा घबराओ नहीं, हम कुछ होने नहीं देंगे तुम दोनों को। मुझे तो यही लगा था कि इस कुलक्षणी से पीछा छूट गया, लेकिन ये तो मानो घात लगाए बैठी थी। मैंने अपने कुलगुरु को सूचना भिजवा दी है, वो कुछ ही देर में आते होंगे। तेरी जैसी दुष्ट आत्मा को ठीक करना उन्हें बहुत अच्छी तरह आता है। रेवती, वो जल कहाँ है? जल्दी से उसकी कुछ बूंदे बहू के ऊपर डालो। जब तक कुलगुरु यहाँ नहीं पहुँच जाते हमें स्थिति को संभालना होगा। रेवती जल की कुछ बूंदें बहू रश्मि पर डालती है तो रश्मि चीखते हुए ऋतुराज से छटक कर दूर हो जाती है और जोर जोर से चीखने लगती है। चिल्लाते हुए वो जमीन पर गिरकर अपने होश खो बैठती है।
जल्दी से स्टोर रूम से रस्सी लेकर आओ। तब तक मैं रश्मि को संभालता हूँ। इसे रस्सी से बिस्तर के साथ मजबूती से बांधना होगा ताकि ये परिवार में किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। हिम्मत रखो रेवती, सब सही हो जाएगा। भानु प्रताप और रेवती मिलकर बहू रश्मि को बिस्तर से बांध देते हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। लगता है गुरुजी आ गए। आप लोग जाइए माँ, गुरुजी को लेकर आइए। मैं यहीं कमरे में रहकर रश्मि पर नजर रखता हूँ। रेवती और भानु प्रताप कुछ क्षणों के बाद गुरुजी को साथ लेकर रश्मि और ऋतुराज के कमरे में पहुंचते हैं। लेकिन इस बार कमरे का दृश्य देखकर उनके पांव के नीचे से मानो जमीन ही खिसक जाती है। ऋतुराज ने अपने होठों पर बहुत सारी लाली लगा रखी थी। आंखों में जल्दबाजी में टेढ़ा मेढ़ा काजल लगा था। पत्नी रश्मि की ओढ़नी लपेटकर वह छत के पंखे से उल्टा लटका हुआ था। सच को छुपाने से अब कोई फायदा नहीं था। अपने बेटे और बहू की जान बचाने के लिए भानु प्रताप कुल गुरु को 30 साल पहले घटी हुई घटना शब्द सा सुना देता है। ये आत्मा सिर्फ अतृप्त ही नहीं, बेहद क्रोधित भी है। आपने जो इसके साथ किया वो अन्याय था। एक 18 बरस की कन्या जिसने एक दिन को भी पति का सुख नहीं देखा, यदि वह पूर्ण विवाह करके अपना जीवन सुख से बिताना चाहती थी तो इसमें आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए था। किंतु आपने उसके सारे सपनों को चकनाचूर करके छोड़ दिया। कर्म का चक्र बहुत जटिल होता है मुखिया जी। ये कमला सिर्फ आपके बेटे को ही नहीं बल्कि बहू रश्मि को भी अपने साथ ले जाने के लिए आई है। उसकी हत्या करते समय आपने जो वाक्य कहे उसी वाक्य में इसकी आत्मा उलझ कर रह गई। आपके शब्द थे प्रेम करने की सजा मौत होगी। अब क्योंकि आपके बेटे ने भी प्रेम विवाह किया है इसलिए ये इन तीनों को भी मौत की सजा दिए बिना शांत नहीं होगी। बाबा की बात सुनकर रेवती और भानु प्रताप सर पटक पटक कर रोने लगते हैं और अपने किए के लिए माफी मांगने लगते हैं। अवश्य कमला से जुड़ी कोई वस्तु इस हवेली में आज भी है और इसी वस्तु के मोह में वो आज भी हवेली में भटक रही है। क्या कोई ऐसी वस्तु थी? कमला का कमरा कहाँ है? जिस कमरे में वो रहा करती थी, क्या आप मुझे वो कमरा दिखा सकते हैं? उसका कमरा तो उसकी मौत के बाद से ही हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। भानु प्रताप बाबा को कमला के कमरे में ले जाता है जहां उन्हें उसकी अलमारी में लाल जोड़ा रखा हुआ दिखाई देता है। आपने तो कहा कि कमला विधवा थी, फिर उसकी अलमारी में ये लाल जोड़ा कैसे? बाबा, जिस दिन उसकी मौत हुई उसके 2 दिन बाद वो घर से भागकर शादी करने वाली थी। ये जोड़ा उसे उसके प्रेमी ने ही शादी के लिए दिया था। लाल जोड़े में सजने का उसका अरमान अधूरा ही रह गया। शायद इसीलिए वो मरकर भी यहाँ से नहीं गई। मैं बाधा मुक्ति के लिए उपाय शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं इशारा करूँ तुम उसका ये जोड़ा हवन कुंड में डाल देना। बाबा ऋतुराज के कमरे में जाकर बाधा मुक्ति के लिए यज्ञ शुरू करते हैं, जिसके कारण कमला विचलित होने लगती है। अचानक चीखते हुए ऋतुराज रश्मि को खोलने लगता है और उसी रस्सी से पंखे पर फंदा तैयार करने लगता है। ऋतुराज एक स्त्री की भयानक आवाज में लगातार हंसता जा रहा था। तभी रश्मि को फंदे से लटकाकर वो गुस्से में चिल्लाया, बंद करो ये सब, नहीं तो ये बहू रानी जान से जाएगी। बाबा, बाबा कुछ करिए। कमला की धमकी के बाद भी बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जाते हैं, जिससे घबराकर ऋतुराज अपने कानों पर हाथ रख लेता है। जल्दी से वो जोड़ा भस्म कर दीजिए, उसकी शक्तियां कम हो रही है। बाबा का इशारा मिलते ही भानु प्रताप कमला का लाल जोड़ा और उसके अरमान जलाकर राख कर देता है। ऋतुराज चीखते हुए जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसके शरीर से धुएं का एक बवंडर निकलकर आसमान में मिल जाता है। भानु और रेवती मिलकर बहू रश्मि को फंदे से आजाद करा लेते हैं और वो हवेली छोड़कर कहीं और अपना ठिकाना बना लेते हैं। आधी रात का समय था। एक महिला जिसने भारी लहंगा और कीमती जेवर पहन रखे थे, लंबा घूंघट अपने चेहरे पर टिकाए शमशान भूमि की ओर जा रही थी। शमशान भूमि में पहुंचकर औरत एक घने पेड़ के नीचे पहुंचती है। उस पेड़ की जड़ के पास ही एक पत्थर की मूर्ति रखी हुई नजर आ रही थी, जो किसी देवी या देवता की नहीं बल्कि किसी शैतान की नजर आती थी।
उस मूर्ति का सिंदूर से अभिषेक करने के बाद वो औरत वहीं पर आसन लगाकर बैठ जाती है और जमीन पर तंत्र मंत्र का सामान सजाकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ देर बाद मंत्र पढ़ने के बाद वो पोटली में से कुछ बाल, कपड़ा और कुछ मखाने के टुकड़े निकालकर जमीन पर रखती है और एक बार फिर से मंत्र पढ़ने लगती है। इतना करने के बाद वो एक मिट्टी के कलश में जलता हुआ कोयला डालकर उस पर कुछ देर पहले अभिमंत्रित किया हुआ सिंदूर, बाल और कपड़ा डालकर कुछ मंत्र पढ़ती है और फिर दोनों हाथों से कलश को हवा में ऊपर उठाने का इशारा करने लगती है। अचानक वह कलश हवा में काफी ऊंचाई पर पहुंच जाता है और तेजी से एक दिशा की ओर बढ़ने लगता है। कलश को शमशान से जाते हुए देखकर वो महिला भयानक हंसी हंसने लगती है। शमशान से निकलने के बाद वह कलश सीधा भानु प्रताप की हवेली के अंदर प्रवेश करता है और उसके कमरे की खुली हुई खिड़की से कमरे के अंदर जाकर जमीन में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। बहुरश्मि पर कमला के साये को देखकर रेवती और ठाकुर भानु प्रताप बहुत डर गए थे। इसलिए जब कमला के शादी के जोड़े को जलाने के बाद जब वो बहुरश्मि का शरीर छोड़कर जाती है तो उसके बाद रेवती और भानु प्रताप गहरी सोच में पड़ जाते हैं। देखो रेवती, ऋतुराज हमारा इकलौता बेटा है। अगर हम इस हवेली में रहेंगे तो कमला का खतरा हमेशा हमारे मन पर बना ही रहेगा। कुल गुरु ने तो कहा कि कमला अब तृप्त होकर जा चुकी है, लेकिन ना जाने क्यों मेरे मन में अभी भी डर बना हुआ है। जिस बात का आपको डर है, मुझे भी इस बात का डर खाए जा रहा है। मेरी मानिए तो इस हवेली को छोड़कर कहीं दूर चलते हैं। कल को हमारे बेटे बहू को कुछ हो गया तो इस हवेली का हम आखिर करेंगे भी क्या? भानु प्रताप और रेवती दोनों मिलकर ये तय करते हैं कि वे लोग अब इस हवेली में नहीं रहेंगे और कहीं दूर जाकर फिर से अपनी दुनिया बसाएंगे। कुछ दिन अपनी हवेली से दूर एक छोटे से घर में बिताने के बाद माँ जी, कहाँ हमारी वो पुश्तैनी हवेली और कहाँ ये 2 कमरे का छोटा सा मकान? मैं जानती हूँ इस मकान में रहने में आपको और बाबूजी को भी बहुत असुविधा हो रही है। आखिर कब तक हम लोग इसी छोटे से घर में रहते रहेंगे? रश्मि बेटा, तुम सिर्फ हमारे बेटे की पत्नी ही नहीं हो बल्कि हमारे घर की लक्ष्मी भी हो। हम तो बहुत घबरा गए थे जब उस कमला ने तुम्हारे शरीर पर कब्जा किया। एक पल को तो लगा था हम तुमसे हाथ धो बैठेंगे। मैं और तुम्हारे बाबूजी बहुत घबरा गए हैं, इसीलिए हमने ये तय किया है कि हम लोग उस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अब कभी वहाँ लौट कर नहीं जाएंगे। कैसी बातें करती हैं माँ जी आप? वो आपकी पुश्तैनी हवेली है। मेरे कारण आप इस हवेली को छोड़ देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी वो जो भी बला थी, कुल गुरु की कृपा से वो हवेली को और मुझे छोड़कर कब का जा चुकी है। आप और बाबूजी नाहक ही घबरा रहे हैं। मेरी बात मानिए तो वापस अपनी हवेली चलते हैं। वहाँ पर हमारे खेत हैं, जमीन है, पुरखों की हवेली है। इस तरह से अपनी पुश्तैनी धरोहर को खंडहर बनाकर छोड़ देने से हम पुरखों की आत्मा को भी तो दुख पहुँचा रहे हैं ना माँ जी। रश्मि और ऋतुराज की बार बार समझाने पर ठाकुर और रेवती वापस हवेली में लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखो रेवती, बच्चों के कहने पर मैं हवेली में लौट जरूर आया हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पहले इस हवेली में शांति के लिए हवन कर लेना चाहिए। हवन पाठ के लिए भानु प्रताप एक पंडित को हवेली में बुलाकर लाता है। हवन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। जैसे ही सभी लोग हवन कुंड के चारों ओर बैठते हैं, पंडित जी मंत्र पढ़ने के लिए अपना मुंह खोलते हैं, लेकिन उनके मुंह से मंत्र जैसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। बार बार मंत्र पढ़ने की कोशिश करते हैं, किंतु उनकी जुबान को मानो लकवा मार गया था। किसी भी तरह की आवाज उनके मुंह से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। पंडित जी की ऐसी हालत को देखकर ठाकुर मंदिर से दूसरे पंडित को बुलावा भेज देते हैं। दूसरे पंडित हवेली की ओर आ रहे होते हैं कि हवेली के सामने पहुंचकर अचानक ही पंडित जी को ला रहे नौकर का संतुलन बिगड़ता है और वो पंडित जी को लेकर बाइक से नीचे गिर पड़ता है, जिसके कारण उन्हें काफी चोटें लग जाती है और पंडित जी अस्पताल पहुंच जाते हैं। आज का तो लगता है मुहूर्त ही खराब है। जाने दीजिए, पंडित जी स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद हम लोग हवन कर लेंगे। ठाकुर और उसका पूरा परिवार वापस से हवेली में लौट आया था।
हालांकि उनके मन में एक डर अभी भी बना हुआ था, इसलिए रेवती रश्मि का खास ख्याल रख रही थी। हवेली में आने के बाद कुछ दिन बड़े ही शांति से बीत जाते हैं, जिससे भानु प्रताप और रेवती के मन में छुपी आशंकाएं भी दूर होने लगती है और वो भी मन ही मन इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हवेली से अब कमला का साया हमेशा के लिए दूर हो गया है। उसी रात शमशान से मिट्टी का अभिमंत्रित कलश सीधा ठाकुर के कमरे में आकर गिरता है और गिरकर चकनाचूर हो जाता है। देर रात गए कमरे से आई तेज आवाज को सुनकर भानु प्रताप चौंक कर उठ बैठता है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लगा जैसे कोई भारी सामान गिरकर टूट गया हो। भानु प्रताप उठकर कमरे की लाइट जलाता है तो देखता है कि कमरे में मिट्टी के कलश के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हुए हैं और पर्दे के एक कोने ने आग पकड़ ली है। भानु प्रताप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या था जो उसके कमरे में आकर टूटा और ये आग कहां से आई। आनन फानन में ठाकुर पानी डालकर पर्दे से उठती आग को बुझाता है और कमरे में बिखरे कलश के टुकड़ों को समेटने लगता है। क्या हुआ जी? ये आवाज कैसी थी? पता नहीं ये सब क्या है। रुकिए, मैं आपकी ये सब साफ करने में मदद करती हूँ। भानु प्रताप और रेवती मिलकर कमरे में बिखरे टुकड़ों को समेटकर कूड़े में फेंक देते हैं और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट जाते हैं। देर रात गए रेवती की आंख खुलती है। उसे अपने कमरे से कुछ अजीबोगरीब सी आवाज सुनाई दे रही थी। रेवती चौंक कर उठ बैठती है और देखती है कि सामने भानु प्रताप दीवार में अपना सर टकरा रहा है। क्या हो गया जी आपको? ये क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहे आपके सर से खून बह रहा है। भानु प्रताप को मानो पत्नी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। अपनी धुन में मगन वो लगातार दीवार में अपना सर मारता ही जा रहा था। रेवती भानु प्रताप को खींचकर दीवार से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन भानु प्रताप उसे जोर से धकेल देता है और वो जाकर दीवार से टकरा जाती है। ये क्या हो गया आपको? रेवती किसी तरह उठकर बेटे बहू के कमरे के बाहर जाकर जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगती है। बेटा जल्दी चल, तेरे पिताजी को कुछ हो गया है। माँ की बात सुनकर ऋतुराज दौड़ते हुए भानु प्रताप के कमरे में पहुंचता है। सामने का नजारा देखकर उनके पांव तले मानो जमीन ही खिसक जाती है। भानु प्रताप मटकी के टूटे हुए टुकड़े और उसमें भरी राख, जिसे अभी कुछ देर पहले रेवती ने बाहर फेंका था, दोनों हाथों से अपने मुंह में ठूस रहा था। पिताजी, पिताजी होश में आइए, ये क्या कर रहे हैं आप? ऋतुराज बार बार अपने पिता को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन भानु प्रताप इस समय अपने बस में ही नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल लाल दिखाई पड़ रही थी और माथे से लगातार खून बह रहा था। कुछ देर तक मटकी के टुकड़ों को अपने दांतों से चबाने के बाद अचानक वो अपना गला पकड़कर बुरी तरह से चीखने लगता है। अगले ही पल भानु प्रताप को खून की उल्टियां होनी शुरू हो जाती है, जिसे देखकर परिवार में सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। काफी देर तक उल्टियां करने के बाद भानु प्रताप एकदम से निठाल होकर फर्श पर गिर गया था। इस समय उसकी हालत बहुत ही खराब नजर आ रही थी। उसका सर खून से लथपथ था और आसपास भी हर तरफ खून ही खून फैला हुआ था। माँ, पिताजी का बहुत खून बह रहा है, इन्हें लेकर तुरंत डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन इनको इतनी चोट लगी कैसे? पता नहीं बेटा, अचानक से मेरी नींद खुली तो देखा तुम्हारे पिताजी दीवार में अपना सर टकरा रहे थे। मैंने रोकने की भी कोशिश की तो उन्होंने मुझे दूर धकेल दिया। ये देखो, मेरे सर में भी चोट आई है। माँ, कहीं फिर से वो कमला लौट कर तो नहीं आई ना? शायद इस बार वो पिताजी को परेशान कर रही है। ऋतुराज और रेवती घायल पड़े हुए भानु प्रताप के नजदीक जाने की कोशिश करते हैं। तभी भानु प्रताप झटके से उठ बैठता है और पास ही में पड़े मिट्टी के कलश के एक टुकड़े को हाथ में उठा लेता है और उससे अपनी कलाई को काटने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, हम आपके नजदीक नहीं आएंगे, उसको नीचे रख दीजिए, पहले से ही बहुत खून बह रहा है, अब और नहीं। रेवती और ऋतुराज कुछ कदम पीछे खींचते हैं। तभी भानु प्रताप दौड़कर अपने कमरे की खिड़की से नीचे छलांग लगा देता है। एक पल में सब कुछ खत्म हो गया था। पति को अपनी आंखों के सामने इस तरह छलांग लगाते देखकर रेवती मानो सन्न रह गई थी।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक रात में आखिर ऐसा क्या हो गया भानु प्रताप को कि वो खुद की जान लेने तक पहुंच गया। घर का माहौल बहुत भारी था। भानु प्रताप के अंतिम संस्कार के बाद हवेली में ये पहली रात थी। परिवार में दूर दूर तक के रिश्तेदार जमा थे। अचानक देर रात रेवती चीख चीख कर रोने लगती है। रेवती की चीखों को सुनकर सभी लोग उसके कमरे में जमा हो जाते हैं। रेवती के नाखूनों से लगातार खून बह रहा था। ऐसा लगता था मानो उसने अपने नाखूनों से दीवार को कुरेदने की कोशिश की है, जिसके कारण उसकी उंगलियां और नाखून जख्मी हो गए थे। रेवती बेसूद रोए जा रही थी। मां को इस तरह से देख ऋतुराज बिल्कुल घबरा जाता है और उसे पिछली रात के दृश्य एक के बाद एक अपनी आंखों के सामने नजर आने लगते हैं। कहीं पिताजी की तरह मां को भी कुछ हो गया तो क्या होगा? जब से गांव भर में ठाकुर साहब की मौत की खबर फैली थी, लोग उसे यही सलाह दे रहे थे कि वो किसी तंत्र मंत्र फूंकने वालों को बुलाकर एक बार अपना घर दिखा ले। लेकिन इस गम के माहौल में ऋतुराज ने गांव वालों की बातों पर खास ध्यान नहीं दिया था। लेकिन इस समय उसे समझ में आ गया था कि अगर अब उसने एक पल की भी देरी की तो वो पिता की तरह मां से भी हाथ धो बैठेगा। उसको अपने आसपास कुछ बहुत शक्तिशाली ताकत महसूस हो रही थी। इसलिए वो तुरंत 2 नौकरों को कुल गुरु को लेने के लिए भेज देता है। कुछ ही देर में नौकर कुल गुरु को लेकर हवेली में पहुंच चुके थे। गुरुजी के पास अभिमंत्रित जल था। उस जल की छींटे वो पूरे घर में लगा देते हैं और उसके बाद कुछ मंत्र पढ़कर रेवती की ओर फूंक मार देते हैं। बहुत शक्तिशाली मसानी क्रिया का प्रयोग हुआ है तुम्हारे घर पर, और जिस किसी ने भी ये क्रिया करी है उसने तुम्हारे माता पिता की मृत्यु के लिए ही इसे रचा है। आमतौर पर यह क्रिया करते समय 7 या 5 दिन का समय नियत किया जाता है, किंतु लगता है तुम्हारे माता पिता पर 24 घंटे वाला तंत्र प्रयोग हुआ है। यदि 24 घंटों के भीतर कुछ नहीं किया तो तुम अपनी मां को भी खो दोगे। बाबा की बात सुनकर ऋतुराज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। बाबा, ये मसानी क्रिया क्या होती है? कहीं वो कमला ही तो ये सब नहीं कर रही है ना? आपने तो कहा था कि उसका प्रेत हमेशा के लिए ये हवेली छोड़कर चला गया। फिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? पिताजी ठीक कहते थे, हमें इस हवेली में लौटकर कभी आना ही नहीं चाहिए था। नहीं बेटा, ये कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं है, बल्कि काला जादू है जिसे किसी प्रेत ने नहीं, किसी इंसान ने तुम्हारे परिवार के ऊपर छोड़ा है। आप मुझसे कैसी क्रिया के बारे में बात कर रहे हैं? मसान क्रिया का नाम तो मैं अपने जीवन में पहली बार सुन रहा हूँ। क्या होती है मसान क्रिया? और कोई मेरे परिवार के ऊपर ऐसा टोटका क्यों करवाएगा? देखो बेटा, ये किसी आम आदमी का काम नहीं है। तंत्र मंत्र की गहरी जानकारी रखने वाले लोग किसी सिद्ध तांत्रिक के माध्यम से अमावस्या के दिन शमशान भूमि में मां मसानी की आराधना करते हैं। मसानी को शमशान की देवी कहा जाता है। ये एक तरह का मृत्यु के लिए किया गया करार होता है, जिसे अंग्रेजी में डेथ वारंट भी कह सकते हैं। ये क्रिया अक्सर वही लोग करते हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और किसी भी सूरत में अपना बदला पूरा कर लेना चाहते हैं। कहते हैं मसानी देवी के नाम से किया हुआ तंत्र कभी खाली नहीं जाता। जितने दिन की सीमा में बांधकर जिस किसी के ऊपर भी यह तंत्र छोड़ा जाता है उसकी मृत्यु अटल होती है। और इतना जान लो, तुम्हारे पिता की मौत भी इसी मसानी क्रिया के कारण हुई है। यह मसानी क्रिया करने वाला कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, तुम्हारे घर का ही सदस्य है, क्योंकि मसानी क्रिया तभी सफल होती है जब जिसके ऊपर तंत्र छोड़ा जा रहा है उससे संबंधित कुछ सामग्री जैसे कि बाल, कपड़ा, नाखून वगैरह इस तंत्र क्रिया में शामिल किया जाए। किसी बाहरी व्यक्ति के पास ये सब सामग्री पहुंच पाना इतना आसान नहीं है। इसलिए मुझे शक है कि कोई घर का व्यक्ति ही इन सब में शामिल है। मसानी देवी की लपटें तुम्हारे घर पहुंच गई होगी। पिछले कुछ दिनों में कुछ ना कुछ विचित्र जरूर घटा होगा जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया है। अगर शुरुआत में ही तुमने इस खतरे को भांप लिया होता तो शायद आज स्थिति यहाँ तक ना पहुँचती। लेकिन बाबा, ऐसा कौन है जो मेरे माँ बाप की जान लेना चाहेगा? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले वो कमला,
और अब ये मसानी क्रिया। आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो कोई मेरे परिवार के साथ इतनी बड़ी साजिश करेगा? अभी मैं मंत्र पढ़कर तुम्हारी माँ के गले में एक धागा बांध देता हूँ। अभी कुछ समय के लिए तो ये सामान्य हो जाएगी, किंतु मसानी क्रिया को काटने के लिए मुझे कुछ तंत्र क्रिया करनी होगी, जिसे मैं शमशान भूमि में जाकर ही कर सकूंगा। ये समझ लो कि मैं सही समय पर आ गया, जिससे तुम्हारी माँ की जान बच गई। तुम्हारे परिवार पर मसानी क्रिया करने वाले को शायद ये पता नहीं कि इस मसानी क्रिया का असर उल्टा भी हो सकता है। मैंने तुम्हारी माँ के ऊपर से इस तंत्र को काट दिया है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, इस मसानी क्रिया को काटने के दुष्परिणाम भी अवश्य ही सामने आएंगे। आपकी माताजी को बचाने के लिए मैंने इस तंत्र का उलटफेर तंत्र माताजी पर लगा दिया है। अब माताजी को स्वस्थ होने में थोड़ा समय लगेगा, किंतु ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे आपकी माताजी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा, आपके किसी निकट संबंधी की हालत बिगड़ने लगेगी। उसी से समझ जाना कि वही था जिसने आपकी माँ पर तंत्र प्रयोग किया था। ऋतुराज का मन अभी भी ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि कोई उसका निकट संबंधी ही उसके परिवार को इस तरह बर्बाद करने की कोशिश करेगा। उसी रात बाबा शमशान में जाकर रेवती पर हुए मसानी क्रिया को उलटने के लिए साधना शुरू कर देते हैं। देर रात गए बाबा एक मिट्टी के कलश में जलते हुए अंगारे डालकर उस पर लौंग और मसानी देवी को समर्पित सिंदूर चढ़ाते हैं और कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद आंख बंद करके देवी का आवाहन करने लगते हैं। जिसने भी रेवती के लिए मौत को चुना था, यह तंत्र उसी तक पहुंचाना है। मैं 3 दिन का समय देता हूँ। बाबा के इतना कहते ही वो मिट्टी का कलश आसमान की ओर उठता है और तेज गति से ऋतुराज के घर की ओर जाने लगता है और उसके कमरे की छत पर पहुंचकर धमाके की जैसी आवाज के साथ टूटकर बिखर जाता है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा है छत पर कुछ धमाका सा हुआ। तुम ठहरो, मैं देख कर आती हूँ। रश्मि छत पर जाकर देखती तो उसे सामने मिट्टी का टूटा हुआ कलश वहां पड़ा हुआ दिखाई देता है और जलते हुए अंगारे और राख भी बिखरी हुई नजर आती है। ये क्या है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये तो टोटका है, लेकिन ये मेरी छत पर क्यों आया है और कौन इसे भेजेगा? रश्मि के माथे पर चिंता की लकीर उभरने लगी थी। हड़बड़ाते हुए वो वापस अपने कमरे में आ जाती है। क्या बात है, तुम इतना घबराई हुई क्यों नजर आ रही हो? ऐसा क्या देख लिया तुमने? कुछ भी तो नहीं, बिल्ली ने छत पर कुछ सामान गिरा दिया था और कुछ भी नहीं है। ऋतुराज को रश्मि के चेहरे के हाव भाव कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे। रात काफी हो गई थी। ऋतुराज कुछ ही देर में सोने के लिए चला जाता है। वहीं रश्मि की आंखों से नींद अब कोसों दूर थी। देर रात गए एक बार फिर से ऋतुराज की नींद टूटती है तो वो देखता है कि रश्मि कमरे में तेज कदमों से टहल रही है और अपने चेहरे और हाथ पैरों को बुरी तरह खुजला रही है। उसके पूरे चेहरे से खून की बूंदें टपक रही थी और वो दर्द से बेखबर बस खुजलाती ही जा रही थी। रश्मि, ये क्या कर रही हो? होश में आओ रश्मि! ऋतुराज रश्मि रश्मि कहकर चिल्ला रहा था, लेकिन रश्मि तो मानो अपने होश में ही नहीं थी। वो अभी भी लगातार कमरे में चहलकदमी करती जा रही थी और बुरी तरह से यहाँ वहाँ खुजला रही थी। रश्मि, ये क्या कर रही हो तुम? आधे बाल नोचकर जमीन में फेंक चुकी हो। पूरा चेहरा हाथ पैर सब खरोच डाले हैं तुमने। हुआ क्या है तुम्हें? होश में आओ रश्मि! ऋतुराज के बार बार रश्मि रश्मि कहकर चिल्लाने पर रश्मि अचानक से चौंक कर ऋतुराज की तरफ देखती है और फिर सर पीट पीट कर बुरी तरह से रोने लगती है। बहुत भूख लगी है, कुछ खाना दो ना। अरे तो इसमें रोने जैसी क्या बात है? ठीक है, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ। ऋतुराज रसोई में जाता है और जो भी खाने का सामान उसके हाथ में लगता है लेकर दौड़ते हुए वापस अपने कमरे में आ जाता है। कमरे में पहुंचकर वो देखता है कि रश्मि बेड के एक किनारे पर बैठकर जोर जोर से हिल रही है। रश्मि, रश्मि देखो, मैं खाना ले आया। तुम्हें भूख लगी थी ना? ये लो, बिस्किट खा लो। रश्मि ऋतुराज के हाथ में पड़ा हुआ बिस्किट
और खाने पीने का सामान धकेल कर दूर कर देती है और अजीब सी मुस्कुराहट से खिड़की के बाहर की तरफ इशारा करती है। ऋतुराज खिड़की से नीचे देखता है तो उसे वहां एक खून से लथपथ बिल्ली नजर आती है। यह दृश्य देखकर ऋतुराज बिल्कुल सहम जाता है। ये सब क्या हो रहा है? कौन कर रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले माँ और अब रश्मि भी। किसी तरह रात बीतने के बाद सुबह ऋतुराज बाबा को एक बार फिर बुलावा भिजवाता है। धागा बांध देने के बाद रेवती की हालत थोड़ी स्थिर हो गई थी। अब वो पहले की तरह चीख चिल्ला नहीं रही थी, लेकिन अभी भी वो बेसुध सी बस बिस्तर पर लेटी एकटक दीवार की ओर देख रही थी। कुछ ही देर में कुल गुरु घर पहुंचते हैं। देखो बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही चेताया था कि जिस किसी ने भी तुम्हारे माता पिता के ऊपर ये मसानी क्रिया की होगी उसका अंजाम उसे भुगतना ही पड़ेगा। मैंने जिस क्रिया से तुम्हारे माँ के ऊपर से उस मसानी तंत्र को हटाया है, इसका मतलब ही यही है कि वह तंत्र अब तुम्हारी माँ की जगह उस व्यक्ति पर काम करेगा जिसने उसे तुम्हारी माँ के ऊपर छोड़ा था। इसलिए अपनी पत्नी की हालत देखकर हैरान मत हो। जो कुछ उसके साथ हो रहा है वो अटल है। आपके कहने का मतलब यह है कि रश्मि ने ये सब मसानी क्रिया मेरे माता पिता के ऊपर करवाई थी? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कभी इस बात पर भरोसा नहीं कर सकता। ठीक है, यदि मेरी बात पर तुम्हें भरोसा नहीं तो अपनी पत्नी से ही पूछ लो। अब पूरा सच वही तुम्हें सुनाएगी। बाबा की बात सुनकर रश्मि फूट फूट कर रोने लगती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने ही तुम्हारे मन और बाबूजी के ऊपर वो क्रिया की थी। मैं ही हूँ वो जो तुम्हारे माता पिता को तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहती थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम अभी भी झूठ बोल रही हो। रश्मि, तुम मेरी पत्नी हो, तुम ऐसा क्यों करोगी? आपको बीच में नहीं आना चाहिए था। तंत्र को पलटने से पहले आपको एक बार सोचना चाहिए था। सच ये है कि इस ठाकुर और इसकी पत्नी पर मैंने मसानी क्रिया की जरूर है, लेकिन वो मैंने अपने किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया, बल्कि मैं सिर्फ इन्हें इनके किए की सजा देना चाहती थी। कोई मासूम लोग नहीं है ये दोनों। दो खून किए हैं इन्होंने। सिर्फ कमला को ही नहीं मारा, बल्कि कमला के प्रेमी रूपेश की भी हत्या करवाई है। रूपेश मेरे चाचा थे, क्या कसूर था उनका? सिर्फ यही ना कि एक विधवा के जीवन में रंग भरना चाहते थे वो, और उनकी अच्छाई का बदला उन्हें अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। कमला के हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इन्होंने न सिर्फ कमला को मारा, बल्कि मेरे चाचा रूपेश की भी हत्या करवा दी, ताकि कमला की मौत पर कोई उंगली ना उठा सके। अपने भाई की मौत पर मेरे पिता खून का घूंट पीकर रह गए। वो जीवन भर इसी बात का मलाल करते रहे कि यदि उनकी बेटी की जगह बेटा होता तो उनके भाई की हत्या का बदला लेता। उसी दिन मैंने प्रण लिया कि मैं बेटी होकर भी अपने परिवार के प्रति अपने फर्ज को निभाऊंगी और चाचा के कातिलों को ऐसी मौत दूंगी कि आगे से कोई हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मैंने इस परिवार में ब्याह ही अपने चाचा का बदला लेने के लिए किया है। हम मानते हैं कि तुम्हारे परिवार के साथ जो हुआ वो अन्याय था। भानु प्रताप और रेवती ने जो किया वो सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि पाप था। लेकिन अगर हर व्यक्ति ऐसे ही आंख के बदले आंख लेता रहेगा तो सारा समाज ही अंधा हो जाएगा। बड़प्पन माफ कर देने में है, जो बीत गया उसे वापस नहीं लाया जा सकता है। मैं जब तक अपने परिवार के गुनहगारों को सजा नहीं दे देती, मेरे सीने में जल रही बदले की आग शांत नहीं होगी बाबा। जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है, आप नहीं समझ पाएंगे। मैं पहले ही सारे जोखिमों को समझती थी। मुझे पता है कि अब मेरी मौत निश्चित है और मुझे अपनी मौत का कोई अफसोस भी नहीं। बस दुख इस बात का है कि रेवती बच गई और मेरा बदला अधूरा रह गया। बाबा, कुछ करिए ना, मेरी पत्नी को बचा लीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। अब नियति यही है कि इस बच्ची को यह दुनिया छोड़कर जाना ही होगा। रेवती अपने किए के लिए उससे माफी मांगती है, लेकिन रश्मि किसी भी सूरत में रेवती को माफ नहीं करती और अगले 12 घंटे के भीतर उसकी मौत हो जाती है। क्या रश्मि की आत्मा को शांति मिल पाएगी?
या वो एक बार फिर बदला लेने के लिए लौट आएगी? क्या रश्मि ने जो किया वो ठीक था? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।